Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and as you know that we are dealing with motion of system of particles and rigid body. This is chapter 6. Now let me first tell you what is rigid body. A rigid body is a system of particles with a finite size that do not get deformed under the influence of any external force. The distance between any two particles of an ideal rigid body does not change even if it is under the influence of external forces. इसका मतलब होगा कि अगर आपके पास बॉडी है, ठीक है, जिस तरह से आपके पास पहले पत्थर पत्थर का जो एक आप उसको प्रेस करते हो तो वो डिफॉर्म नहीं, उसकी जो शक्ल है वो तब्दील नहीं होती, चेंज नहीं होती है। तो जो पत्थर है उसको आप रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह उसके बरक्स अगर आपके पास कोई रबर का चीज है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो वो डिफॉर्म हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वो रिजिड बॉडी नहीं है। लकड़ी आपके पास, लकड़ी को आप प्रेस करते हो तो वो प्रेस नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होती है उसके, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कोई भी बॉडी है जो है वो पार्टिकल्स की बनी होती है। मैं यहाँ पे एक बॉडी बनाऊंगा, आपको उससे पता चल जाएगा। ये एक बॉडी है, पता नहीं पत्थर है, वुड है, कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे बैठा है, एक पार्टिकल यहाँ पे बैठा है, और एक पार्टिकल सपोज यहाँ पे बैठा है, ठीक है। इन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो 3 मीटर के है, ठीक है। तो ये 3 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप इस बॉडी को यहाँ से प्रेस करोगे तो जो पार्टिकल्स के दरमियान जो 3 मीटर की डिस्टेंस है वो 3 मीटर ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। एक ये दूसरी बात मैंने जो बोला आपको, दो चीजें याद रखना। एक ये डिफॉर्म नहीं होगी, उसकी शक्ल चेंज नहीं होगी, बॉडी की प्रेस ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उससे ये डिफॉर्म नहीं हो जाएगी। दूसरी बात, जो उसके इंटरनल पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं होगी, मतलब ये 3 वाला जो है ये 2 ही नहीं बन जाएगा या 4 नहीं बन जाएगा, ये 3 मीटर रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो आप रिजिड बॉडी के बारे में आप सिर्फ दो चीजें याद रखना, इट डज नॉट गेट डिफॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एंड नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स और एनी टू पार्टिकल्स डज नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप फोर्स लगाओगे भी तो डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी और ये डिफॉर्म भी नहीं होगी, उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आयरन होता है, वो आयरन होता है, जो भी मेटल होता है वो ऑलमोस्ट रिजिड बॉडी होते हैं, ठीक है। जिस तरह, इसी तरह जो टायर है, याद रखना, जिसमें आप हवा भरते हो वो भी रिजिड ही बन जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस करोगे वो आसानी से प्रेस नहीं होता है, उसकी शक्ल डिफॉर्म नहीं होती है जिस टायर में आपने हवा भरी होती है, ठीक है ना। अब हमें उसी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, उसकी जो सेंटर ऑफ मास हमें कैसे निकालेंगे, जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन हम कैसे निकालेंगे। We know that the position of a system of particles of mass of system of n particles, ठीक है। We know that the position of particles of a mass of a system of n particles at any instant of time is given, जो हमने कल ही निकाला है, RC m is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus 1 mn r n divided by total mass m1 plus m2 plus mn, ये हमने किया है, ठीक है। तो फिर हमने किया, अगर इसको समेशन में लिखेंगे, RC m is equal to summation over MIRI with I is equal to 1 to n, I का वैल्यू 1 to n जो मैंने आपको सिखाया है, डिवाइड बाय समेशन I is equal to 1 to n MI, ठीक है। तो या आप लिख सकते हो RCM is equal to I is equal to 1 to n MIRI by M, by capital M is equal to total mass M1 plus M2 plus 1 M। अब अगर हो जाए जब हमारे पास इतने पार्टिकल्स होंगे बॉडी में कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक बॉडी बनाई, उसमें 3 पार्टिकल्स है, हमें दूर से दिखाई, तो ये हो गया सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स। अगर आपके पास 100 पार्टिकल भी है, आप उनको काउंट कर सकते हो, आप बोलोगे दिस इज द सिस्टम ऑफ 100 पार्टिकल्स। लेकिन अगर इतने पार्टिकल्स होंगे कि आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, और उनके जो डिस्टेंस होगी वो इतने क्लोज होंगे एक दूसरे के, आपको उनके बीच में डिस्टेंस भी दिखाई नहीं देगा, आपको वो सेपरेट नहीं दिखाई देंगे, ठीक है।
तो उस वक्त क्या बोलते हैं, इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इनफाइनाइटली लार्ज, इतने पार्टिकल होंगे ना आप काउंट कर सकते हो और ना आप उनके दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस दे सकते हो, इतने वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, देन द सिस्टम बिकम्स सॉलिड बॉडी, ठीक है, या रिजिड बॉडी, सॉलिड बॉडी भी बोल सकते हो, रिजिड बॉडी, यही सिस्टम अब बन जाएगा क्या, solid body या rigid body, and we divide the solid body into a large number of infinitesimal elements each of mass dm। तो अब हम क्या करते हैं, हम उनको जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे जो तीन पार्टिकल्स मैंने बनाए थे, अगर मैं इनका मास लिखता था m1, ठीक है, जो आपने किया है, दूसरे का लिखते थे m2, इसी तरह इसका लिखते थे m3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तो अब हम यहाँ पे जब सिस्टम बनाते हैं तो इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, अब इसका मास हमें पता है, तो जहाँ पे हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे, जिस तरह से एक, इसी के साथ दूसरा भी, ठीक है, इसी के साथ तीसरा भी, तो हर एक का मास हम रखते हैं इस एक का dm। So we divide this body into a large number of infinitesimal small elements each of mass dm। हर एक का मास कितना रखते हैं फिर dm। अब ये m1 m2 नहीं है, ठीक है, अब dm में 10 20 30 कुछ भी पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, and we divide the solid body into a large number of infinitesimal elements each of mass dm। located at, फिर हम बोलते हैं इनकी जो भी आप फिर भी देखोगे, located at position vectors r1 r2 so on r as shown in figure। आप यहाँ पे देखिए फिगर में, आप ये देखिए, ये हमारा जो है it was a system of n particles m1 m2 so on, जो मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है, mn, तो उनके जो पोजीशन वेक्टर्स थे r1 r2 so on rn। लेकिन अब इसको हमने, हमारे पास ये जो है दिस इज अ सॉलिड बॉडी, दिस वन, ठीक है, यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, हमने यहाँ पे किया है डिवाइड इनको, तो मैंने यहाँ पे एक दो एलिमेंट लिया है, एक का मैंने रखा है r1, ठीक है, अगर दूसरा डीएम में लूंगा यहाँ पे तो उसका रखूंगा मैं r2, अगर तीसरा लूंगा तो r3 सो ऑन rm मैंने लिखा है यहाँ पे, डीएम एक लास्ट वाला, ठीक है, तो जो rcm है दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, फिर हम इनका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसका पोजीशन होगा rcm, जिस तरह यहाँ पे भी हमने निकाला था rcm, ये था, दिस वाज द सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। अब यहाँ पर भी हम सेंटर ऑफ मास उसका लिखेंगे हम rcm। अब हमें ये rcm देखना है कि ये कितना होगा, the position of the center of mass of the body solid body is given by, अब rcm को हम इस तरह लिखेंगे, जिस तरह से हम rcm निकालते थे वहां पे लिखते थे m1 r1 m2 r2, तो यहाँ पे लिखना है rcm is equal to m1 के बदले भी dm लिखना है, m2 के बदले भी dm लिखना है, बाकी वही फार्मूला जो हमने ऊपर किया है, dm r1 प्लस dm r2 प्लस 1 dm r n डिवाइड में नीचे हम लिखते थे m1 प्लस m2, हमें सब के बदले लिखना है dm dm, so dm प्लस dm m टाइम्स, ठीक है, so that will be rcm is equal to I is equal to 1 to n, अब dm, ठीक है, आर आई, डीएम, और यहाँ से आप डीएम कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से भी, तो फिर आर आई, सिर्फ आर आई, जो आर जो है वही चेंज हो जाएगा, आई को 1 दे दो वैल्यू तो ये बन जाएगा डीएम आर वन, अगर आपके पास दो पार्टिकल तो ये बन जाएगा डीएम आर वन प्लस डीएम आर टू, अगर आपके पास तीन पार्टिकल तो ये बन जाएगा डीएम आर वन प्लस डीएम आर टू प्लस डीएम आर, इसी तरह अगर आपके पास एन पार्टिकल है तो ये बन जाएगा डीएम आर वन प्लस डीएम आर टू प्लस डीएम आर एन। इसी तरह नीचे लिखना है आई इज इक्वल टू 1 टू एम डीएम, यहाँ पे हम लिखते थे, ठीक है, तो अब ये बन जाएगा I is equal to 1 to n dmri by m, where m is equal to summation I is equal to 1 to n dm, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, is the total mass of the solid body or rigid body। अब जो है अगर ये dm, if dm is infinitesimally small, that is if dm approaches zero, इतना छोटा कि हम इसको बोलते हैं ये जीरो के बराबर है, ठीक है, इतना छोटा करेंगे dm को हम, देन समेशन यू इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रल, तो अब हमें इस समेशन के बदले इंटीग्रल लिखना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है rcm is equal to I is equal to 1 to n dmri by summation I is 1 to n dm, इसके बदले मैंने लिखा है यहाँ पे इंटीग्रल समेशन के बदले, ठीक है, और dm, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सिर्फ समेशन के बदले लिखना है इंटीग्रल, ठीक है, डिवाइडेड बाय dm, इट मींस rcm is equal to 1 by m और dm, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ dm is equal to टोटल मास, इंटीग्रल ऑफ dm का मतलब क्या होता है, टोटल मास,
वो m के बराबर है। अब हमें पता है डेंसिटी जो है, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया है रो इज इक्वल टू m बाई dm बाई dv, ठीक है, विच इम्प्लाइज dm इज इक्वल टू रो dv। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो, ये p जो है आप देख रहे हैं, ये p नहीं है, ये रो है, इसको रो पढ़ना है। डेंसिटी की डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, दैट मींस रो इज इक्वल टू dm बाय dv। dm हो गया मास, dv हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब होगा dm इज इक्वल टू रो dv। तो अब जो यहाँ पे जो मैंने dm लिखा था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे dm लिखा था ये वाला, इसके बदले आप लिखोगे नीचे क्या, रो dv ये वाला, ठीक है। The coordinates of center of mass of a rigid body are given by, अब ये coordinates किस तरह लिखेंगे, 1/m। अब यहाँ पे जो r था, यहाँ पे r के बदले लिखना है x, ठीक है, इस r के बदले भी x लिखना है, इस r के बदले भी x लिखना है, फिर y लिखना है, फिर z लिखना है, ठीक है। सो xcm will be equal to 1/m xdm, और xcm will be equal to 1/m x rho dv, ठीक है। इसी तरह ycm will be equal to 1/m ydm, और ycm will be equal to 1/m y rho dv, ठीक है। इसी तरह zcm will be equal to 1/m zdm, और zcm will be equal to 1/m z rho dv, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी किस तरह निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सर्कुलर रिंग। अब आपके पास एक सर्कुलर रिंग है। अब सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको ये मान लीजिए आपके पास अब साइकिल का टायर है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर में ही होगा। सेंटर में अगर आप उसको खींचो उठाओगे तो आसानी से उठेगा, ठीक है। अगर आप साइड में उठाओगे तो एक साइड से उठेगा, दूसरी साइड से नहीं उठेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ पे होता है, साइकिल के जो टायर होता है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, ठीक है। तो उसी का हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, हम साबित करेंगे कि जो साइकिल के टायर का सेंटर ऑफ मास है, या रिंग जो है आपके पास अंगूठी है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एज द सेंटर ऑफ द रिंग, वो हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कंसिडर सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर उसका रेडियस है, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होगा जहाँ पे आप देखोगे उसका मास यूनिफॉर्म होगा, कहीं पे ज्यादा नहीं होगा, कहीं पे कम नहीं होगा, कहीं पे रिंग मोटी नहीं है, कहीं पे पतली नहीं है, बराबर एक ही यूनिफॉर्मिटी है उसमें, उसके मास में, ठीक है। जिस साइड में भी आप देखोगे हर जगह पे मास यूनिफॉर्म है, बराबर है, किसी पे जगह पे मोटी नहीं है रिंग, किसी जगह पे पतली नहीं है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो उसका जो मास है, जहां पर भी हम देखेंगे ये रिंग जो मैंने यहाँ पे बनाई भी है, जितना मास यहाँ पे होगा, तो आप देखिए इस रिंग पे, ठीक है, जितना मास यहाँ पे होगा उतना ही मास यहाँ पर भी होगा, ठीक है, उतना ही मास यहाँ पर, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along the ring, ठीक है। नाउ सपोज दैट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग जो है इट लाइज एट द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आप एक ये ओ लिखना, जिसको मैं भूल गया, ये ओ है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एक्स एंड वाई। जो हम जो रिंग का जो सेंटर है, इट लाइज एट द ओरिजिन ऑफ द सपोज दैट द सेंटर ऑफ द रिंग लाइज एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ओ लिखना, इसको वो बनाना मैं इसको भूल गया, लिखना भूल गया। यहाँ पे जो ये ओ है, इट इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो रिंग का सेंटर है वो भी इधर ही है, ओ के ऊपर है, ठीक है। अब लेट आर मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर पे। अब देखो जो आर है वो एंगल थीटा बनाता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। नाउ रिजॉल्व आर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, one component is along x axis and the other component is along y axis, जो आपने वेक्टर में पढ़ा है। जो x axis के साइड में कंपोनेंट है दैट इज आर एक्स, जो y axis के साइड में कंपोनेंट है दैट्स आर वाई। और हमें ये भी पता है आर एक्स इज इक्वल टू आर cos थीटा एंड आर वाई इज इक्वल टू आर sin थीटा, ठीक है। अब हमारे पास पता है डेफिनेशन है, लीनियर मास डेंसिटी होते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी होते हैं, और ये सरफेस मास डेंसिटी, ये तीन हमारे पास होते हैं। या लीनियर मास डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ये लैम्डा यहाँ पे, सरफेस मास डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, वो आपको आगे दिखाएंगे, एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो, वो भी आप आगे देखोगे, ठीक है।
अब डेफिनेशन क्या है लीनियर मास डेंसिटी की? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। मास पर यूनिट एरिया को बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये तीन है, याद रखना, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि अब जो ये रिंग है ये किसकी बनी हुई है? वायर की बनी हुई है, याद रखना। ये वो रिंग नहीं है जो आप अंगूठी पहनते हो, वो नहीं है ये, बल्कि एक वायर की बनी है, जिसको कश्मीर में दायरा बोलते हैं। दायरा छना आसान, सो दायरा छे आसान। ठीक है, आपको एक वायर लेनी है, ठीक है, पतली सी वायर लेनी है, उसको रिंग बनाना है, तो उसका फिर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, सो उस अब उसकी लेंथ ही होगी, अगर उसको काटेंगे उस वायर को तो उसका लेंथ बन जाएगा, इसलिए वहां पे हमें बन जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एंड मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, अगर आप रिंग लोगे जो आप पहनते हो रिंग, वो ठीक है, दायरा जो होता है वो थोड़ा बहुत उसका एरिया भी होता है, तो वहां पे आएगा मास पर यूनिट एरिया, तो उसमें होगा सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, अगर आप उसके बरक्स लोगे, ये लेदर बॉल लोगे, जिसमें आप क्रिकेट खेलते हो ना, लेदर बॉल, ठीक है, तो उसमें वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, तो उसमें आएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो टेनिस बॉल आपके पास होगी उसमें भी वॉल्यूम होता है, तो वहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर मास डेंसिटी की यहाँ पे आएगा, क्योंकि रिंग है हमारे पास, ये वायर की बनी हुई है, तो इसमें लेंथ है, इसलिए लीनियर मास डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट इज गिवन बाय मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज टोटल मास ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द रिंग। ठीक है, अब जो रिंग है, टोटल लेंथ जो रिंग की होगी वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। ठीक है, जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वही उसकी टोटल लेंथ होगी, अगर काटेंगे तो लेंथ बन जाएगा, अगर सर्कल बनाएंगे तो सर्कमफ्रेंस बन जाएगा उसको। therefore lambda is equal to total mass of the ring divided by circumference of the ring. So this implies lambda is equal to total mass of the ring is capital M, जो मैंने ऊपर भी बताया आपको। ठीक है, divided by circumference of the ring is 2 pi r, where M is the total mass of the ring. ठीक है, consider a small element dm of length ds of the ring। अब हमें, जो आप अभी फिगर में भी देखोगे, ठीक है, छोटा सा एक एलिमेंट उसी फिगर में आप देखोगे, जो वहाँ पे दूसरी फिगर है उसमें देखना आप। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, ये वाली फिगर जो है दूसरी, ये आप देखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो लिया है, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट डी एम, जो टोटल मास था उसका मैंने यहाँ पे एक छोटा मास लिया है डी, जो मैंने यहाँ पे इसको लिखा दिया। ठीक है, ये तो जो ये डी एम है, इट मेक्स एन एंगल थीटा, डी थीटा विद आर। जो आर था हमारे पास, उसके साथ कितना एंगल बनाता है ये एंगल, आर थीटा जो, इट इज द एंगल बिटवीन आर एंड एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के बीच में। ठीक है, और जो डी थीटा, इट इज एंगल बिटवीन टू आर, जो यहाँ पे मैंने बनाया है डी थीटा। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, d theta at the center of the ring as shown in figure. Then lambda will be equal to mass of this small element, that is dm divided by uh, ds, ds जो वहाँ पे लेंथ है। ठीक है, उसकी लेंथ क्या है? ds है। सो आल्सो, या आप चाहो तो यहाँ पे dl भी आप लिख सकते हो, मैंने s लिखा है, आप l भी लिख सकते हो, तो फिर उस फिर में भी आप l बनाना है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा आगे, आप dl लिखना। ठीक है, आल्सो d थीटा इज इक्वल टू ds बाय r, जो हमने पढ़ा, अगर सर्कल में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे ये फार्मूला है, ये आर होता है रेडियस सर्कल का। ठीक है, ये एंगल थीटा होता है, मैंने आपको शायद ये रोटेशनल मोशन में भी पढ़ाया है, सर्कुलर मोशन में आपने ये पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू एस, एस बाय आर। थीटा इज इक्वल टू, आपको जाना पिछले चैप्टर में जहाँ पे मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, तो वहाँ पे जो थीटा निकला था वो निकला था एस बाय आर के बराबर। अब यहाँ पे देखिए एस के बदले हमें क्या है, यहाँ पे डी एस है। ठीक है, जो मैंने भी बोला, आप चाहो तो डी एल भी लिख सकते हो, डी एस है, और रेडियस के बदले कैपिटल आर है। ठीक है, इट इम्प्लाइज आर डी थीटा विल बी इक्वल टू डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकलेगा, लेमडा डी एस, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था डी टी बनाया था, आप चाहो तो डी एल बनाया था, आप चाहो तो डी एल बनाओगे। अब मैं लिखूंगा लेमडा डी एस विल बी इक्वल टू डी एम। अगर डी एल बनाए तो सारी डी एस को डी एल बनाना, बाकी कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी डी एस होगा वहाँ पे डी एल बनाना। तो लेमडा डी एस विल बी इक्वल टू डी एम। अब डी एस का वैल्यू मैंने निकाला वहाँ पे आर डी थीटा, तो अब इस डी एस के बदले मैंने लिखा है
r d theta will be equal to d m. Now using the formula of center of mass of a solid body or rigid body, जो अभी हम क्योंकि ये rigid body है, रिंग जो है वो rigid body है, ठीक है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है रिंग पे कौन m1 कहाँ पे m2 के, तो इसलिए हम इसको dm बनाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल बनाते हैं रिंग, क्योंकि आपको रिंग में नहीं दिखाई देंगे कि कौन सा पार्टिकल रिंग में कहाँ पे बैठा है। तो ये कंटिन्यूअस बॉडी हो गई है, इसको हम सॉलिड बॉडी बोलते हैं या रिजिड बॉडी भी बोलते हैं। सो एक्सियम विल बी इक्वल टू 1/m, ठीक है, ये फार्मूला है जो हमने निकाला है, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम, जो हमने अभी ऊपर लिखा है जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, रिजिड बॉडी के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे थे, ठीक है। जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/m 0 to 2 पाई, ठीक है। जो एंगल है यहाँ पे एंगल चेंज कहाँ से होगा, एक रिंग में जो टोटल एंगल होता है, सर्कल में जो टोटल एंगल होता है वो 2 पाई होता है, वो 0 से शुरू होता है 2 पाई पे खत्म हो जाता है, तो टोटल एंगल विल बी 2 पाई दैट, ठीक है। 0 से शुरू होगा तो 2 पाई पे, रिंग में जो पूरी सर्कल होते हैं, हाफ सर्कल में पाई होता है 180, तो जो आपके पास वो होता है प्रोटेक्ट होता है ज्योमेट्री बॉक्स पे, वो हाफ सर्कल है, उस पे एंगल जो है वो 180 होता है, 180 को हम पाई बोलते हैं, लेकिन जब 360 बन जाएगा उसको 2 पाई बोलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया है इसका, एक्स का वैल्यू मैंने वहाँ पे जब हम रिजॉल्व कर रहे थे, अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आर, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो एक्स के बदले में मैंने क्या लिखा है, आर कॉस थीटा, ठीक है। फिर डीएम का वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, डीएम का वैल्यू हमने कितना निकाला है, लेमडा आर डी थीटा, बस ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सबस्टिट्यूट किया, एक एक्स का वैल्यू सबस्टिट्यूट किया और एक डीएम का, एक्स का वैल्यू ऊपर है, ठीक है, और डीएम का वैल्यू इक्वेशन 1 में है, ठीक है। अब आर और लेमडा को हम बाहर निकालें, अब यहाँ पे आर 2 है, आर जब आर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आर स्क्वायर बन जाएगा, तो लेमडा आर स्क्वायर में बाहर निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेमडा आर स्क्वायर और एम भी जो है, एम ऑलरेडी बाहर था, सो लेमडा आर स्क्वायर बाय एम विल, एक्सिया विल बी इक्वल टू लेमडा आर स्क्वायर बाय एम इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा विथ लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। अब cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, sin थीटा, याद रखना sin थीटा की इंटीग्रेशन है माइनस cos थीटा, ये जिस तरह डिफरेंशिएशन होती है cos थीटा की डिफरेंशिएशन है माइनस sin थीटा, डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा cos थीटा की, लेकिन इंटीग्रेशन सिर्फ sin थीटा ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज sin थीटा, तो लिमिट्स हमें वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 0 to 2 पाई, 0 इसको साइड में चला गया, ये यहाँ ब्रैकेट के नीचे लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखना, ठीक है। फिर हमें अपर लिमिट देना है, अपर लिमिट यहाँ पे 2 पाई है और लोअर लिमिट 0 है, तो थीटा को पहले अपर लिमिट देना है, तो ये बन जाएगा sin 2 पाई, ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट देना, ये बन जाएगा sin 0, ठीक है। तो sin 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो sin 0 का वैल्यू भी 0 होता है, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, और 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्सियम हमें किसके बाद, जब 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 0 ही हासिल होगा। सिमिलरली अब YCM भी आप इसी तरह निकालोगे, YCM विल बी इक्वल टू 1/m इंटीग्रल ऑफ y dm, अब y का वैल्यू आप देखो ऊपर वो r sin थीटा है, और dm का वैल्यू वही जो हमने निकाला है, लेमडा r d थीटा, अब r को मल्टीप्लाई करो तो r स्क्वायर बन जाएगा, उसको बाहर निकालो तो ये लेमडा r स्क्वायर बाय m बन जाएगा, ठीक है, sin थीटा d थीटा बन जाएगा, रह जाएगा अंदर। So YCM will be equal to lambda r square by m sin integral of integration of sin theta is minus cos theta, जिस तरह डिफरेंशिएशन ऑफ cos theta is sin theta, ठीक है, इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cos theta is minus sin minus cos theta, इंटीग्रेशन ऑफ sin theta, डिफरेंशिएशन ऑफ sin theta is cos theta and इंटीग्रेशन ऑफ sin theta is minus cos theta। तो अब माइनस को मैंने यहाँ पे बाहर निकाला है, जो माइनस है वो यहाँ पे मैंने लिया है बाहर, पहले ही निकाला है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर cos थीटा रह गया, तो फिर मैंने अपर लिमिट दिया है 2 पाई, 0 यहाँ पे लिखना है, ये वाला 0, ठीक है, इसको यहाँ पे काटना, सो इट विल बी cos 2 पाई माइनस cos 0, अब cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है और cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 माइनस 1 दैट इज 0, अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो YCM विल बी 0, इसका मतलब हो गया जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओगे तो 0 0 कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है, तो जो ओरिजिन है यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो कहाँ पे, दैट्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। इस तरह जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल बी एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। सिंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ RCM और XCM YCM वो निकला में 0 0, ठीक है।
तो इसका मतलब हो गया जो ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ओरिजिन हमने कहाँ पे रखा है, मैंने ऊपर पहले आपको बता दिया है। तो जब 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो ये पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी एट द origin of the coordinate system। जो origin of the coordinate system वो कहाँ पे, दैट्स एट द सेंटर ऑफ द रिंग, जो मैंने पहले आपको ऊपर बताया, लेट द सेंटर ऑफ द रिंग लाइज एट द origin of the coordinate system। ऊपर ऊपर मैंने वो बताया आपको, ठीक है। सो the center of mass of the circular ring lies at the origin of the coordinate system, that is at the center of the circular ring। ठीक है, shown in the figure। वो जो तीसरी फिगर मैंने बनाई ऊपर, उसमें मैंने बताया आपको काम, ठीक है। That is all about today's topic। Inshallah we will meet again with a new topic tomorrow। Till then, bye, सत श्री अकाल, नमस्ते, थैंक यू। और वाचिंग, नोट करना ये अपनी नोटबुक पे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अपनी नोटबुक पे नोट करना, लिखना, जितने बार लिखोगे उतना फायदा होगा।